हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम हिंदी में पाठ वितान से ही पाठ पहला जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक हैं श्याम मनोहर जोशी, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। बेटा लेखक श्याम मनोहर जोशी ने इस पाठ के माध्यम से मुख्य पात्र जिसके यशोधर पंत हैं और किशनदा हैं, यशोधर पंत के 3 बच्चे हैं, वही उनकी पत्नी हैं, उनके बीच आए जो विचारों के अंतर हैं उसको दर्शाने का प्रयास किया है। यहाँ पर लेखक यह व्यक्त करना चाहते हैं बेटा कि समय के अनुसार पीढ़ियों में जो टकराव आ रहा है आज, वह केवल और केवल विचारों का है। आज विचार जो हैं आधुनिकता के चलते एक दूसरे के बीच टकराव का कारण बन गई है। ठीक है बेटा, आधुनिक विकास के साथ साथ जब इंसान अपने विचारों और आदर्शों को कहीं ना कहीं आदर्शों के साथ समझौता नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं वह पिछड़ जाता है। यशोधर पंत भी ऐसे ही व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। ठीक है बेटा, और किशनदा जो कि उनके बड़े गुरु या बड़े भाई या पिता के समान हैं। यशोधर पंत जो हैं किशनदा का बड़ा सम्मान करते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन आज किशनदा नहीं है। किशनदा जिन्होंने एक बार नहीं, ना जाने कितनी ही बार यशोधर पंत की मदद की थी। यशोधर पंत क्योंकि यशोधर पंत अल्मोड़ा से थे, जब वे पहली बार दिल्ली आए थे अल्मोड़ा से, तब किशनदा ने ही उन्हें अपने यहाँ रहने के लिए आश्रय दिया था। किशनदा बेटा दिल्ली में एक सरकारी अधिकारी थे और किशनदा के अपनी कोई घर गृहस्थी नहीं थी। वहाँ पर उन्हें रहने के लिए क्वार्टर मिला हुआ था। 3 कमरों के उस क्वार्टर में उनके पास कितने ही लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों से आते थे, वे रोजगार के लिए उनके पास रहते थे। ठीक है बेटा, ऐसे में यशोधर पंत भी जब अल्मोड़ा से रोजगार के लिए आए थे, तब उन्होंने यानी यशोधर बाबू को किशनदा ने ही अपने यहाँ रखा था। यहाँ तक कि एक बार अपने घर भेजने के लिए 50 रुपए भी उन्हें दिए थे। ठीक है बेटा, ऐसे में यशोधर पंत जो हैं वे किशनदा के एहसानों को कभी नहीं भुला सकते। लेकिन किशनदा की अपनी घर गृहस्थी नहीं थी। वे बड़े ही आदर्शवादी थे, नियम पर चलने वाले थे, दूसरों की मदद करने वाले थे, रीति रिवाज और परंपराओं को मानने वाले थे, समय के पाबंद थे। ऐसे में वे सारी की सारी विशेषताएं, वे सारे के सारे गुण जो के त्यों यशोधर बाबू में भी उभर आए। यशोधर बाबू जो अल्मोड़ा में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे, पत्नी थी, 3 बच्चे थे, लेकिन ऐसे में पत्नी को हमेशा शिकायत रहती थी कि वह संयुक्त परिवार में घूंघट में और ना जाने कितने ही परंपराओं के बीच रहती थी। उनकी शिकायत तब दूर हो जाती है जब यशोधर पंत की नौकरी लग जाती है और वे अपने परिवार के साथ दिल्ली आ जाते हैं। ठीक है बेटा, यशोधर बाबू की भी नौकरी लग गई। अब वे भी किशनदा से अलग रहने लगे थे, क्वार्टर मिल गया था उन्हें सरकारी, उन्होंने अपना परिवार भी वहां पर बुला लिया था। ऐसे में जितने भी पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले लोग जैसे जैसे उनके रोजगार लगते थे, वैसे वैसे वे अपने अपने क्वार्टर में और अपने अपनी जगह पर चले जाते थे। किशनदा फिर वही अकेले के अकेले रह जाती थी, क्योंकि किशनदा की घर गृहस्थी तो थी ही नहीं और घर बनाने की उन्होंने कभी सोची भी नहीं। उनका मानना था कि जब तक सरकारी क्वार्टर है तब तक यहाँ रहा जाए, सरकारी क्वार्टर जिस दिन नहीं होंगे उस दिन वे अपने पूर्व पुश्तैनी मकान में गांव में चले जाएंगे, वहीं जाकर रहने लगेंगे। ऐसे में किशनदा आज नहीं है। ठीक है बेटा, उनके मौत को काफ़ी समय बीत चुका है और इधर यशोधर पंत जब नौकरी लगी थी उनकी सरकारी, तब वे दिल्ली में ही रहने लगे थे और उनकी पत्नी और बच्चे भी उनके साथ दिल्ली में ही शिफ्ट हो गए थे। ठीक है बेटा, आज यशोधर पंत की 25वीं सालगिरह है। सिल्वर वेडिंग चैप्टर के नाम से है, इसलिए सिल्वर वेडिंग का मतलब है शादी की 25वीं साल। आज यशोधर पंत की 25वीं सालगिरह है। लोग उन्हें वाडी पंत के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, जो कि एक सरकारी दफ्तर में उच्चाधिकारी हैं, जिनके नीचे कितने ही लोग काम करते हैं। उनसे जूनियर जो कार्य करने वाले लोग हैं, वे समय से पहले दफ्तर से निकलना चाहते हैं, लेकिन यशोधर पंत की वजह से वे निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बड़े बाबूजी जब तक नहीं निकलेंगे वे कैसे निकल सकते हैं। बड़े बाबूजी जिन्हें यशोधर पंत कहा गया है, वे समय के पाबंद है, सुबह समय पर दफ्तर आते हैं और शाम को 5 बजे से पहले वे दफ्तर नहीं छोड़ते और रात्रि को 8 बजे तक घर पहुंचते हैं। उस दिन भी, जिस दिन उनकी सिल्वर वेडिंग थी, उस दिन भी वे उसी समय के अनुसार अपने घर आते हैं। ठीक है बेटा, अपने दफ्तर जाते हैं। दफ्तर से वे दफ्तर में सबके सब लोग जो हैं उन पर वैसे ही हंस रहे होते हैं कि ये बाबूजी आपकी घड़ी को तो 25 साल पुरानी हो चुकी है, अब इसे रिटायर कर दीजिए। तब वो कहते हैं कि घड़ी समझ में नहीं आती, क्योंकि ये उनकी शादी के समय दी गई उन्हें घड़ी थी जिसे वे रिटायर नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि घड़ी समय टिकाने के लिए होती है। ठीक है बेटा, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, घड़ी तो घड़ी होती है। अगर वह सही समय सही बताए तो उसे बदलने की क्या आवश्यकता है। यानी वो बाहरी दिखावों में और इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे और आधुनिकता में तो बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है बेटा। ऐसे में उनका मानना था कि अगर घड़ी समय बता रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ही लोग उनसे बात करने शुरू कर देते हैं तब पता चलता है कि आज यशोधर पंत की 25वीं सालगिरह है। उनसे जूनियर चड्डा जी और ना जाने कितने ही अधिकारी थे जो सब के सब उनसे पार्टी की डिमांड करते हैं। ऐसे में यशोधर पंत जो हैं वो 3-10-10 के नोट देते हैं ताकि वे पार्टी में ना सके, चाय समोसे खा सके। ऐसे में सब के सब यशोधर पंत को भी आग्रह करते हैं कि वे भी इस पार्टी में शामिल हो, लेकिन वे उन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि ये सब केवल और केवल आधुनिकता के चोचले हैं, ठीक है, ढोंग ढकोसले हैं। उन्हें ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। ऐसे में वे अपने आदर्शों से बिल्कुल आदर्शों में किशनदा की ही हूबहू नकल थे, इसलिए वे इन चीज़ों में नहीं पड़ने वाले थे। वे वहाँ से चले जाते हैं। उनकी दैनिक दिनचर्या थी कि वे जब जैसे ही दफ्तर से निकलते थे 5 बजे, दफ्तर से सीधा बिरला मंदिर के रास्ते से वे बिरला मंदिर होते हुए जाते थे। बिरला मंदिर में कुछ देर रुकते थे, वहाँ के प्रांगण में बैठकर वे गीता के प्रवचन सुनते। प्रवचन सुनने के बाद वहाँ कुछ समय बिताने के बाद वे यानी मन परमात्मा में लगाने के बाद थोड़ी बहुत देर के रुक जाने के बाद वहाँ से सीधा सब्जी मंडी के रास्ते से होते हुए सब्जियां वगैरह तरकारी वगैरह लेकर सीधे घर पहुँचते थे और 8 बजे तक घर पहुँचते थे और पैदल पैदल जाते थे, क्योंकि पहले वे साइकिल से आते थे। बेटे को साइकिल पर उनका जाना अच्छा नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था, ध्यान से सुनिए। लेखक कहना चाहते हैं कि यशोधर पंत के 3 बच्चे हैं, ठीक है बेटा। 3 बच्चों में जो बड़ा बेटा है वह आज विज्ञापन की कंपनी में नौकरी लगा हुआ है, वह एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी का एजेंट है। वहीं दूसरा बेटा जो है वह स्कॉलरशिप लेकर यूएस जा चुका था, विदेश जा चुका था। और तीसरा बेटा जो है वो सरकारी नौकरी में नंबर आने के बावजूद भी, हालांकि नंबर कम थे लेकिन फिर भी नंबर आने के बावजूद उसने सरकारी नौकरी को त्याग दिया और सरकारी नौकरी ना करके वह आईएएस की तैयारी कर रहा था। और बेटी थी एक, ठीक है बेटा, जो आधुनिकता के रंग में रंग चुकी थी, जिसका जीन्स पहनना, टी शर्ट्स वगैरह पहनना, ऊंची एड़ी की सैंडल्स पहनना, जो कि यशोधर पंत को कुछ अच्छा नहीं लगता था। उनका एक तकिया कलाम था, तकिया कलाम जो शब्द हमेशा उनकी जुबान पर रहता था, समहाउ इम्प्रॉपर। क्यों? क्योंकि उन्हें आज के समय में कुछ ठीक नहीं लगता था और जब कोई चीज़ अनुचित लगती थी तो वो बात बात पे एक तकिया कलाम शब्द का यूज़ करते थे जिसका नाम था समहाउ इम्प्रॉपर, ठीक है बेटा। ऐसे में उन्हें ये सब जो है वो अच्छा नहीं लगता था। और पत्नी थी जो कि पहले काफ़ी परंपराओं में बंधी हुई थी, लेकिन जैसे ही वह अल्मोड़ा से दिल्ली आई वह भी आधुनिकता के रंग में रंग गई, क्योंकि उसका मानना था कि उसने काफ़ी समय जो है वो संयुक्त परिवार में वैसे ही बर्बाद कर दिया। उसने अपने जीवन की कभी भी इच्छाओं को पूरा नहीं किया, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है बेटा, तो वह भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है। वह भी समय के साथ साथ बच्चों के रंग में रंग जाना चाहती है। लेकिन यशोधर पंत है जो कि अपने बच्चों के रंग में अब तक नहीं रंग पाए हैं। क्यों? क्योंकि वो आधुनिकता को अपना नहीं सकते और आदर्शों को छोड़ नहीं सकते, ठीक है बेटा। ऐसे में यशोधर पंत जो हैं वे धीरे धीरे समय के साथ साथ वे अपने आप को बदलने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि वे नहीं बदल पाएंगे। उस दिन भी वे गीता के प्रवचन सुनने बैठ जाते हैं, लेकिन आज उनका मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनका मन बेचैन हो उठा है। उन्हें बार बार रह कर अपने और अपने बच्चों के बीच की दूरियों का ध्यान आ रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों के बीच और उनके बीच अब दूरियां बढ़ गई हैं। वो बेटा, बड़े वाला बेटा जो अब विज्ञापन कंपनी में दफ्तर में नौकरी लग चुका है, आज उनसे भी ज़्यादा तनख्वाह ले रहा है, 1,500 रुपये लेकर वह उनसे ज़्यादा सुविधाएं, और इस उम्र में अभी से ही लगते ही उसने 1,500 की तनख्वाह पा ली। उन्हें कुछ हद तक समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। क्यों? क्योंकि उसके यशोधर बाबू के पत्नी के चचेरे भाई ने उसे नौकरी लगवाया था, जो कि खुद भी एक एजेंट है, विज्ञापन कंपनी में कार्य करता है, ठीक है बेटा। ऐसे में लेखक कहते हैं कि यशोधर पंत को समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। क्यों? क्योंकि बात बात पर बेटा जो है वह ताने देता है। उसने घर में सुख सुविधाएं कर दी हैं, फ्रिज ले आया है, सब कुछ ले आया है, लेकिन यशोधर पंत ने आज तक क्वार्टर से अलावा कुछ नहीं खरीदा। जबकि पत्नी भी ताने देती है कि देखो, आपसे नीचे अधिकारी जो काम कर रहा है उसने भी अपनी गाड़ी और अपना सब कुछ खरीद लिया है, घर खरीद लिया है। यशोधर बाबू का मानना है, वे आदर्शों पर चलने वाले किशनदा के, इसलिए उनका मानना है कि घर की क्या आवश्यकता है, जब तक सरकारी क्वार्टर मिले हुए तब तक यहाँ रहें, फिर पुश्तैनी मकान में गाँव में चले जाएंगे, ठीक है बेटा। और साथ ही जब बेटा कहता है कि पापा कम से कम एक स्कूटर तो खरीद लो, वे कहते हैं कि जब साइकिल से जाया जा सकता है तो स्कूटर की क्या ज़रूरत है। ऐसे में बेटे के द्वारा ताने दिए जाने के कारण वह पैदल ही दफ्तर जाना पसंद करते हैं, ठीक है बेटा। लेखक कहते हैं कि बात बात पर ताने देना फिर
घर में नौकरानी लगा लेना और ना जाने हर तरह की सुख सुविधाएं, फ्रिज है, टीवी है, हर चीज़ जो है बेटे ने कर दी है, क्योंकि बेटा खरीद कर लाता है और दोष देता है इस बात की कि वह लेकर आया है, उसकी है, उसने चीज़ बनवाई है। हालांकि यशोधर बाबू को ये सब अच्छा नहीं लगता। वही बेटा जो कभी ये नहीं कहता कि मैं दूध ले आऊँगा या मैं ये काम कर दूंगा या मैं बाजार से सब्जी ले आऊँगा। ठीक है बेटा, घर का कोई काम नहीं करता, जबकि धौंस अपने घर में पूरी रखता है। ऐसे में यशोधर बाबू को कुछ अच्छा नहीं लगता, समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। यहाँ तक कि अपनी पत्नी में आए बदलाव भी उन्हें कुछ अच्छे नहीं लगते। वो पत्नी जो पहले घूंघट में रहती थी, आज वह है कट स्लीव्स के ब्लाउज, किटी पार्टी। ठीक है बेटा, और होठों को रंगना, ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें ये सब हाउ इम्प्रॉपर लगता है। ऐसे में वो उसे शयानी, बुढ़िया और ना जाने किस किस नाम से पुकारते हैं। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्हें लगता है कि बुढ़ापे में उसे ये सारी चीज़ें सही नहीं लगती। ठीक है बेटा, इधर बेटा है कि वह उनकी सुनता नहीं है, और बेटी है कि वह आधुनिकता के रंग में रंग चुकी है। बेटी को भी वह शादी करके पराया कर देना चाहते हैं, लेकिन बेटी है कि ना जाने जिद में अड़ी हुई है कि वह विवाह में शादी करेगी तो अपनी पसंद से करेगी, अपने पसंद के लड़के से करेगी। ठीक है बेटा, और यशोधर पंत जो है वो स्वयं को बिल्कुल ही अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि परंपरावादी, उनके आदर्शवादी व्यक्तित्व जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें आधुनिकता के रंग में रंगने नहीं देता। ठीक है, आज भी वह लगातार गीता के प्रवचनों के दौरान इसी बात के ख्यालों में डूबे हुए थे। आज उनका मन नहीं लग रहा था। गीता के प्रवचनों के दौरान जैसे ही जनार्दन का नाम आता है, उन्हें जनार्दन अपने जीजा की याद आती है। अपना जीजा जो आज गरीब हैं, जो बीमार पड़े हैं, जिनको उनकी ज़रूरत है वो देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे का मानना है कि वहाँ जाएंगे तो खर्चे होंगे, और रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदार ही बनकर रहें। समझ आया बेटा? ऐसे में खर्च होगा, 100 रुपये कहाँ से आएंगे? हालांकि उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है, कि यशोधर पंत जो है वो खुद भी हर समय 100-150 रुपये तो अपनी पॉकेट में लेकर चलते ही हैं, लेकिन फिर भी वो ये सब नहीं कर पाते, क्योंकि पत्नी और बेटे को ये सब पसंद नहीं था। ठीक है, लेखक कहते हैं कि यशोधर बाबू जो है वो सीधे वहाँ से गुजरते हैं। वहाँ से आज मन नहीं लग रहा, मन बेचैन था। वहाँ से उठते हैं, किशनदा की उन्हें रह रहकर याद आ रही थी। किशनदा की मृत्यु कैसे हुई होगी, यही सोच कर वे लगातार घबरा रहे थे। उनके साथ क्या हुआ होगा? जो हुआ होगा से उनकी जो मौत हुई होगी। इसका मतलब क्या है? क्योंकि उनका कोई था नहीं। बाद में उन्होंने किसी ने भी उनको आश्रय नहीं दिया। वे लोग जो उनके यहाँ ठहर कर नौकरी प्राप्त कर चुके थे, उनमें से किसी ने भी उन्हें अपने यहाँ नहीं रखा। यहाँ तक कि यशोधर पंत जो उन्हें रखना चाहते थे, उनकी पत्नी के वजह से वे भी उन्हें अपने पास नहीं रख पाए, और अंतिम समय में वे गांव चले गए होंगे। अगर गांव गए होंगे तो उनके साथ क्या हुआ होगा, यही सोच कर उन्हें मन कचोटता है। कम से कम आज उनके बच्चे तो हैं। यशोधर पंत यह सोचते हैं कि उनके बच्चे तो हैं। ठीक है बेटा, शायद, लेकिन भले ही वे आधुनिकता के परिवेश में रंग गए हैं, लेकिन बच्चे तो हैं कम से कम उनके। ऐसे में यशोधर पंत जो है वो उसी जगह से, उसी गोल सर्कल से होते हुए गुजरते हैं जहाँ कभी किशनदा का क्वार्टर हुआ करता था। लेकिन आज धीरे धीरे वहाँ पर सारे क्वार्टरों को तोड़कर बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं। वहाँ से जो लोग थे उनको क्वार्टर जो है कहीं और अलॉट कर दिए गए हैं, जिसके चलते आज वहाँ पूरा का पूरा उजड़ चुका है। वहाँ बहुमंजिली इमारतों का निर्माण चल रहा है। हालांकि क्वार्टर के लिए तो उनका भी नंबर आया था, लेकिन उन्होंने वो क्वार्टर खाली नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि सरकारी क्वार्टर में वो वहीं पर ही रहना पसंद करेंगे। यशोधर पंत जो है किशनदा को याद करते हैं। किशनदा उनके जीवन के आदर्शों से परिपूर्ण जीवन को यशोधर पंत जो है वो ज्यों का त्यों हूबहू अपनाते हैं। ठीक है बेटा, वे किशनदा की परंपराओं को जीवित रखना चाहते हैं, लेकिन पत्नी और बेटे की वजह से वे उनकी परंपराओं को आगे नहीं बढ़ा पाते। वो परंपराएं जो पहाड़ी परंपराएं थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। इधर जैसे ही वो घर में शाम के 8 बजे पहुंचते हैं सब्जी लेकर घूमते हुए, तब वो देखते हैं कि घर में से कुछ लोग जो हैं वो एक गाड़ी खड़ी है बाहर। बेटा जो है वो कुछ लोगों को, बेटा, पत्नी और बेटी जो है कुछ लोगों को छोड़ने के लिए आए हुए हैं, हाथ मिला रहे हैं। वहीं घर जो है सजा हुआ है। उन्हें लगता है कि वे गलती से कहीं और आ गए हैं। पता चलता है कि नहीं, ये तो उन्हीं की बेटी, उन्हीं की पत्नी और उन्हीं का बेटा है जो कुछ लोगों से हाथ मिला रहे हैं। बेटी ने भी उस समय जीन्स और टॉप पहना हुआ था, वहीं पत्नी ने भी अपने आप को कट स्लीव ब्लाउज और ऊंची एड़ी के सैंडल्स और लाल होठों से अपने आप को सजाया हुआ था, जिसके चलते उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही वे वहाँ से चले जाते हैं, किशनदा अंदर जाते हैं। अंदर जाकर सब उन्हें
एकदम से बधाई देते हैं कि पप्पा आपकी तो सिल्वर वेडिंग है। गिरीश जो कि उनके पत्नी का चचेरा भाई था, ठीक है बेटा, वह बात कहता है कि आज आपकी 25वीं सालगिरह थी, जैसे ही मुझे पता चला तो क्यों हमने पार्टी रखी और पार्टी में हमारे लोग भी आए। तभी जो उनका बड़ा बेटा है वह कहता है, भूषण जिसका नाम था, वह कहता है कि पापा आपने आज बहुत देर लगा दी, आपके केक का इंतज़ार करके सब लोग जो हैं वो यहाँ से चले गए, रिश्तेदार वगैरह जो हमने बुलाए थे, जो हमारे मेरे दफ्तर से आने वाले लोग जो थे वो भी आपको बधाई देना चाहते थे, लेकिन आप थे नहीं इसलिए वो चले गए, अब केक काटिए। ये सब उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, केक किस नाम का, ये परंपराएं उनकी नहीं थी, उनकी संस्कृति में ये सब परंपरा नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चों के आग्रह पर उन्होंने केक भी काटा, फोटो भी खिंचवाई मुस्कुराते हुए। क्यों? क्योंकि बच्चों ने आग्रह किया। इसके बाद वे अंदर चले गए, पूजा पाठ किया, लेकिन आज उनका मन बेचैन हो रहा था। पूजा में उन्होंने ज़्यादा समय लगाया। इधर पत्नी चिल्ला रही थी, बेटा भी चिल्ला रहा था कि आज पूजा ही करते रहोगे। उन्होंने और दिन से ज़्यादा समय लेकर पूजा की और वो अपना जो गमछा था वही पहनकर जब बाहर आए तब पत्नी, बेटी और बेटे ने तीनों ने ही टोका कि अब ये गमछा ना पहना करे। बेटे ने कहा कि वह उनके लिए क्या लेकर आया बेटा, गाउन लेकर आया है और जब वह दूध लेने जाएं तो इस गाउन को पहनकर जाया करें, ठीक है। लेकिन यह नहीं कहा कि वह खुद दूध ले आएगा, वह खुद बाजार से सब्जी ले आएगा या वह सारी जिम्मेदारी घर की खुद देख लेगा, ये सब नहीं कहा। इसलिए शायद यशोधर पंत को बुरा लगता है। यशोधर पंत को अपने बच्चों का आधुनिक रंग में रंगना ऐसा नहीं कि बुरा लगता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा विकास कर रहे हैं, समय के साथ वे अपने आप को इतना ज़्यादा बदल रहे हैं, लेकिन यशोधर पंत अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदल पाते, ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि वो खुद यानी अपनी आदर्श और परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहते। इसका तात्पर्य ये है कि समय के अनुसार यदि इंसान अपने आप को नहीं बदल पाता तो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। आज यशोधर बाबू जो है वो समय के अनुसार पिछड़ चुके हैं, ठीक है बेटा। ऐसा नहीं था कि उनके बच्चे उनका सम्मान नहीं करते थे, सम्मान करते थे, लेकिन समय के अनुसार वे विकास भी चाहते थे, ठीक है बेटा। लेकिन यशोधर पंत जो है वो विकास को आधुनिकता का नाम देकर कहीं ना कहीं उनके रंग में नहीं रंग पाते, ठीक है बेटा। कुल मिलाकर पाठ जो है वो दो पीढ़ियों के बीच, दो समयावधि के बीच आए हुए उस अंतराल और उस विचारों के मतभेद को दर्शाने वाला पाठ है, ठीक है बेटा। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। धन्यवाद बेटा।